हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनपीसीआई एंड इट्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एनपीसीआई क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एनपीसीआई की। तो देखो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आपको अगर कभी गैस करना हो कि जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं हमारे को स्क्रीन पे ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है कि नहीं, तो उसकी पहचान कैसे करोगे। आपको सबसे पहले दो ट्रायंगल देखने हैं इस तरीके के, ठीक है, और जिसमें से एक सैफरन होना चाहिए और दूसरा ग्रीन होना चाहिए। जहां पे भी आपको ऐसा सिंबल मिलेगा वो किसका प्रोडक्ट है, वो एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो एनपीसीआई है बेसिकली बनाया किस लिए गया था, जो हमारी रिटेल पेमेंट्स होती है उनको सेटल करने के लिए। मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, आपके पास बेसिकली टू अकाउंट्स होंगे, ठीक है, जिसमें से एक से पैसा निकलेगा और दूसरे में पैसा आएगा। तो इसकी सेटलमेंट के लिए इसको बनाया गया था एनपीसीआई को, ठीक है। और ये किसका इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है आपका बेसिकली आरबीआई प्लस आईबीए का। आईबीए क्या है आपका, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इन दोनों का कंबाइंड एफर्ट है जिसके थ्रू एनपीसीआई की फॉर्मेशन हुई थी। और कौन से एक्ट के तहत फॉर्मेशन हुई थी, तो ये हुआ था आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत, ठीक है। अब देखो एनपीसीआई एक तरीके की क्या है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो कंपनी है तो जाहिर सी बात है इसकी कंपनी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन हुई होगी। तो देखो इसके कौन से एक्ट के थ्रू हुई है, सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 या तो फिर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब इसमें फर्क क्यों आ रहा है, देखो जो कंपनी एक्ट 1956 था इसको अमेंड किया गया था, अमेंड किया था तो इसके सारे सेक्शन चेंज हो गए थे। तो अगर आप बात करें 1956 एक्ट के तहत तो सेक्शन कौन सा, 25। और अगर अमेंडमेंट के बाद अगर कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे तो कौन से सेक्शन के तहत ये रजिस्टर हुई है, सेक्शन 8 के तहत, ठीक है। तो ये था आपका एनपीसीआई। बेसिकली स्टार्टिंग में इसमें जो आईबीए की तरफ से 10 बैंक्स इंक्लूड थे, ठीक है, जो प्रोमोटर बैंक्स थे वो थे 10 जो आईबीए की तरफ से स्टार्टिंग में। और वो कौन कौन से थे, वो थे आपके ये रहे यहाँ पे नाम लिखे हुए, ठीक है, ये 10 बैंक्स थे। फिर 2016 में इसको बढ़ा के कितने कर दिए, 56 मेंबर्स कर दिए। और ये एनपीसीआई जब हुआ था, ये लॉन्च कब हुआ था, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपका 2008 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब बात करते हैं इसके आगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा यूपीआई, जिसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसको सबने कभी ना कभी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एक इंटरफेस है, एक नेटवर्क है जिसके थ्रू आप पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हो, चाहे वो अपना अकाउंट हो या किसी और पर्सन का अकाउंट हो, उसमें आप पैसे ट्रांसफर करते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका यूपीआई। अब इसमें देखो होता क्या है, बेसिकली इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है उसकी डिटेल। अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, समझ लो आप दुकान में गए और आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, तो आपने इसको 100 रुपए पे करने हैं, तो इसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व होंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे टोटल, तो टोटल इसमें 7 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला होता है पेयर पीएसपी, ठीक है। तो पेयर कौन हुआ, जैसे मैं गया एज अ कस्टमर, ठीक है, ये है कस्टमर, इसने 100 रुपए की चीज खरीदी, तो पैसे किसने पे करने हैं, इस कस्टमर ने पे करने हैं मर्चेंट को, ठीक है, मर्चेंट को पैसे पे करने हैं। तो ये कस्टमर होगा, ये क्या होगा, पेयर। और मर्चेंट क्या होगा, ये होगा पेई, जिसको पैसे मिल रहे हैं वो होगा पेई, ठीक है। तो देखो पहला होगा पेयर पीएसपी, फिर दूसरा होगा पेई पीएसपी। अब ये पीएसपी क्या है, देखो अगर मैं पीएसपी की फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये होता है आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या चीज होती है, एग्जांपल देता हूं मैं तो आप समझ जाओगे। पीएसपी बेसिकली क्या होता है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गूगल पे या आपका फोन पे या आपका पेटीएम या आपका भारत पे, ये सारे क्या है, पीएसपी होते हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब आप दुकान में गए, उसने समझ लो अपने स्कैनर लगा रखा है फोन पे का, ठीक है, तो पे पीएसपी क्या हुआ, फोन पे। आपने उसको स्कैन किया अपने गूगल पे से और पैसे कर दिए ट्रांसफर, तो पेयर पीएसपी क्या हुआ, गूगल पे, ठीक है। आपने किस ऐप का यूज करके उसको पैसे ट्रांसफर किए, तो वो होगा पेयर पीएसपी। और उसने किस ऐप का स्कैनर लगा रखा है, वो होता है पेई पीएसपी, ठीक है। अब रेमिटर और बेनिफिशियरी क्या होता है, जो पैसा सेंड करता है उसको बोलते हैं हम रेमिटर, और जिसको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम बेनिफिशियरी, ठीक है। तो देखो जो पेयर पीएसपी आपने समझ लो गूगल पे का यूज करके पैसे भेजे, पर कटे तो आपके बैंक अकाउंट से होंगे ना, ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट को क्या बोलेंगे, रेमिटर बैंक, ठीक है।
और जो पेई पीएसपी है, जिसके अकाउंट में पैसा गया है, वो भी किसी बैंक का होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी बैंक। ठीक है, साथ ही साथ एनपीसीआई इन्वॉल्व तो होगा ही होगा, साथ में बैंक होल्डर अकाउंट, बैंक होल्डर मतलब जिसने पैसे भेजे हैं उसको बोलेंगे बैंक होल्डर, और मर्चेंट कौन है, दुकानदार। ठीक है, तो टोटल 7 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रांजेक्शन में। ठीक है, अब देखो जो यूपीआई है वो बेसिकली लॉन्च कब हुआ था, तो इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में, टोटल 21 बैंकों के साथ। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगस्त 2016 में इसको पूरी इंडिया के लिए, पूरे पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, और उस टाइम हमारे आरबीआई गवर्नर कौन थे, रघुराम जी राजन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो, आप गूगल पे या फोन पे या यूपीआई का यूज करके किस टाइप से आप, कितने टाइप से आप पैसे भेज सकते हो। तो आपको पैसे किसी को भेजने, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, या तो उस बंदे का आपको मोबाइल नंबर या एमएमआईडी नंबर पता हो तो आप पैसे भेज सकते हो, या अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड पता हो उसका, तो आप पैसे भेज सकते हो। और तीसरा मेथड क्या है, वर्चुअल आईडी, क्या होता है ये, वीपीए जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ये पता हो तो आप इन 3 तरीकों से एक पर्सन को पैसे सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज है कि एमएमआईडी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये बेसिकली एक 7 डिजिट का यूनिक कोड होता है। ठीक है, 7 डिजिट का यूनिक कोड होता है। तो एमएमआईडी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब यहाँ पे मेन बात है कि एक यूपीआई का यूज करके हम कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो जो ये डब्बे में मैंने बनाया हुआ ना, ये डब्बा जो बॉक्स बनाया हुआ है या ये बॉक्स बनाया है, ये हमने डायरेक्ट एनपीसीआई की साइड से स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, इसलिए इसको हमने ऐसे शो किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी आपको ऑथेंटिक सोर्स से, मतलब जो भी न्यूज होगी वो आपको ऑथेंटिक सोर्स से दी जाएगी। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंड यूजिंग यूपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन में अगर आपको एक मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करनी है तो कितनी अमाउंट की कर सकते हो। तो देखो इसके अलग अलग आंसर है, अलग अलग कैसे, कि अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसकी लिमिट कितनी है, 1 लाख पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, पर वहीं अगर आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या कलेक्शन या इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हो, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस कर रहे हो, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए। और वहीं अगर आप कोई आईपीओ सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, आईपीओ, जैसे अभी आपका टाटा टेक्नोलॉजीज का आया था, जो 500 रुपए का शेयर था, वो सीधा लिस्ट होकर कितने का हो गया था, 1200 का हो गया था। वैसे ही आपका इरडाई का आया था। ठीक है, इरडाई 32 रुपए का शेयर था, वो टोटल लिस्ट होकर कितने का हुआ, 50 का, और इस वक्त 100 से ऊपर की कीमत चल रही है उसकी। तो ये जो आईपीओ आए थे, जैसे इनमें हम इनलॉट करते हैं, ठीक है, इसमें हम बोली लगाते हैं, तो क्या होता है, जो आपका बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें आपका पैसा जो होता है वो हो जाता है होल्ड। ठीक है, वो हो जाता है ब्लॉक। जब तक आपको आईपीओ लॉट नहीं होता, वो पैसा क्या हो जाता है, होल्ड पे चला जाता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू जाता है, ये जाता है आपका एएसबीए, एप्लीकेशन सपोर्टेड थ्रू ब्लॉक अमाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, समझ लो आईपीओ आया था टाटा टेक्नोलॉजी का, और मैंने बोली लगाई कि भाई मेरे को 4 लाख का आईपीओ चाहिए। ठीक है, 4 लाख रुपए का आईपीओ चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एसबा का यूज करके मेरे बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए पे होल्ड लगा देंगे। ठीक है, फिर जिस दिन आईपीओ अलॉट होता है, अगर तो मेरे को 4 लाख रुपए का आईपीओ अलॉट हो गया, तो ये होल्ड हटेगा और ये पैसा चला जाएगा शेयर मार्केट में। और अगर मेरे को ये जो 4 लाख रुपए का आईपीओ था ये अलॉट नहीं होता है, तो एसबा के थ्रू क्या होगा, ये होल्ड हट जाएगा और ये 4 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में शो करेगा। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहीं अगर आपको आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करना है या रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो लिमिट कितनी है यूपीआई की, 5 लाख पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका आईएमपीएस। ठीक है, आईएमपीएस क्या है आपका, आईएमपीएस भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पैसे सेंड कर सकते हो, पर इसमें पार्टिसिपेंट टोटल कितने इन्वॉल्व होते हैं, एक रेमिटर, एक बेनिफिशियरी और एक बैंक। ठीक है, अब किस किस मेथड के थ्रू आप आईएमपीएस के थ्रू पैसे भेज सकते हो, एक तो आप मोबाइल फोन का यूज करके ऐप से, एसएमएस से, या इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी का यूज करके, या एटीएम का यूज करके थ्रू एटीएम कार्ड्स, या एसएमएस बैंकिंग का, या ब्रांच में जाके आईएमपीएस करा सकते हो। आईएमपीएस लॉन्च कब हुआ था, आईएमपीएस लॉन्च हुआ था आपका नवंबर 2010 में। ठीक है, अब आईएमपीएस की लिमिट कितनी है टोटल, आईएमपीएस की लिमिट है आपकी 5 लाख रुपए। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन। अब देखो आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स मत बनाना, सिर्फ सुनना यहाँ पे। तो देखो आईएमपीएस की लिमिट कितनी है, 5 लाख रुपए। अब देखो ये भी पैसा सेंड कर रही है, यूपीआई भी पैसा सेंड कर रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो यूपीआई और आईएमपीएस में सबसे पहला डिफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है आपका, देखो यूपीआई पुश एंड पुल दोनों करता है, और ये क्या करता है, सिर्फ पुश करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यूपीआई में समझ लो मैं एज अ एक, मैं एक कस्टमर हूं, ठीक है, मैं यूपीआई यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं किसी को पैसा भेज भी सकता हूं, और मेरे को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं पुल पुल मतलब पैसा मंगवा भी सकता हूं किसी का मोबाइल, जैसे मेरा दोस्त है, मैं उसको मोबाइल नंबर पे एक लिंक भेजूंगा, लिंक क्या भेजूंगा, पुल कर दूंगा, मतलब कि मेरे को 5,000 रुपए चाहिए, तो जैसे वो अपना फोन पे खोलेगा तो उसको मैसेज आएगा कि आपको 5,000 रुपए मांग रहा है बंदा अपना
एमपिन नंबर डालिए और उससे क्या होगा, फिर सीधा 5,000 मेरे अकाउंट में आ जाएगा। पर आईएमपीएस में क्या होता है, आईएमपीएस में सिर्फ पुश ट्रांजैक्शन होती है, मतलब आप सिर्फ पैसा भेज सकते हो, आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते पैसे की वापस, ठीक है, कि यार मेरे को 2 लाख भेजना है या 1 लाख भेजना है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट नहीं होती इसमें। और दूसरा डिफरेंस क्या है, इनकी ट्रांजैक्शन का डिफरेंस। यूपीआई की कितनी थी, अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन करनी है तो 1 लाख रुपए, और वहीं आईएमपीएस की कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, एक पुश एंड पुल का और एक लिमिट्स का इनका, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका भीम यूपीआई, ठीक है। अब देखो भीम भी क्या है, एक तरीके का यूपीआई का पीएसपी है। पीएसपी अभी हमने पढ़ा था ना क्या होता है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो भीम क्या है, भीम भी एक पीएसपी है। अब देखो जैसे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, भारत क्यूआर है, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्राइवेट पीएसपी है। वैसे भीम क्या है, भीम जो है वो सरकारी है, मतलब गवर्नमेंट ने अपना भी एक पीएसपी प्रोवाइड किया है जनता को, ठीक है, जिसका नाम क्या है, भीम, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे काम करता है और इसके थ्रू भी आप पैसा भेज सकते हो। और कौन सा मेथड है, 3 मेथड है, ठीक है। एक क्या है आपका वीपी है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा मोबाइल नंबर के थ्रू। तीसरा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी के थ्रू, ठीक है। और देखो यहाँ पे यूपीआई, ये भीम जो है ये लॉन्च कब हुआ था, 2016 में, जब आपका यूपीआई लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसी टाइम भीम भी लॉन्च हुआ था दिसंबर में। अब भीम जो है वो टोटल कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, टोटल 20 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है भीम एप्लीकेशन, ठीक है। और इसमें लिमिट कितनी है, इसमें भी पर ट्रांजैक्शन कितनी है, 1 लाख रुपए की लिमिट है, ठीक है। तो इसमें भी कितनी ट्रांजैक्शन लिमिट है, 1 लाख रुपए की लिमिट है भीम की भी। तो देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यूपीआई हमारा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। यूपीआई है हमारा एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे समझ लो यूपीआई है टाटा, ठीक है। तो फिर टाटा के आगे होते ना, जैसे पंच आ गई, टियागो आ गई, हैरियर आ गई, नेक्सन आ गई। तो वैसे ही जो गूगल पे, भीम, फोन पे, वो क्या है, वो इसके आगे के पार्ट्स है। मतलब प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, टाटा। यूपीआई क्या है हमारा, एक प्लेटफॉर्म है। और उसको प्रोवाइड कौन कौन कर रहा है, फोन पे, गूगल पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पीएसपी। तो भीम भी उसमें एक पीएसपी है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। जो गूगल पे, फोन पे वगैरह है वो प्राइवेट प्लेयर्स है, और भीम जो है वो सरकार की तरफ से है, एनपीसीआई का अपना प्रोडक्ट है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सीटीएस। सीटीएस क्या है आपका, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये भी एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। अब देखो होता क्या था बेसिकली, पहले क्या होता था, समझ लो मैं हूं एसबीआई का कस्टमर, ठीक है, मैं हूं एसबीआई का कस्टमर, और मेरे को मेरा अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है। और मैंने बिजनेस करता हूं मैं, ठीक है, मैंने बिजनेस किया, मैंने अपना प्रोडक्ट किसी को बेचा, और उसने मेरे को अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में जाऊं, एक अकाउंट खुलवाऊं, और ठीक है, और फिर उस चेक को अपने अकाउंट में लगाऊं, ठीक है। पर मेरी जो एरिया है वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा है नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे को 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, एसबीआई में जाऊंगा, ठीक है, और मैं अपना चेक लगाऊंगा क्लियरिंग में। मतलब मैं जो काउंटर है या ड्रॉप बॉक्स जो होता है उसमें अपना चेक डाल दूंगा, पीछे अपना एसबीआई का अकाउंट नंबर लिख दूंगा। फिर क्या प्रोसीजर होता है ये समझिए, ठीक है। आपने यहाँ काउंटर पे आप क्लर्क को हैंड ओवर कर दो, ठीक है, कि ये बीओबी का चेक है, मेरे एसबीआई के अकाउंट में डाल दो या ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, ठीक है, वो कहानी अलग है। उसके बाद प्रोसेस होता क्या है, समझो एम्प्लॉय ने चेक लिया, ठीक है, बीओबी का। अब उसने देखा कि ये बीओबी का चेक है और ये जाना है एसबीआई के अकाउंट में। तो पहले क्या होता था, एक ना आपके क्लियरिंग हाउसेज होते थे, ठीक है, क्लियरिंग हाउसेज होते थे, वहां पे हम इन चेक्स को भेजते थे बाय पोस्ट। बाय पोस्ट हम इन चेक्स को उस क्लियरिंग हाउस में भेजेंगे। फिर वहां पे वो, क्योंकि देखो अब बीओबी का अकाउंट है, तो वो अकाउंट का सिग्नेचर या नाम या वो ऑथेंटिसिटी मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बीओबी का अकाउंट है, एसबीआई वाले वो चीज कर नहीं पाएंगे। तो ये भेजते थे क्लियरिंग हाउस में बाय पोस्ट, ठीक है, रजिस्टर पोस्ट में भेजेंगे। तो देखो 2-3 दिन तो पोस्ट जाने में लगाएगी, ठीक है। फिर वहां रिसीव होगी, फिर वो उसको चेक करेंगे चेक को कि भाई जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है, साइन चेक करेंगे, सिग्नेचर मैच करेंगे। फिर उसके बाद वो क्रेडिट करेंगे हमारे एसबीआई के एक बीजीएल अकाउंट में, ठीक है, ब्रांच जनरल लेजर होता है जिसको बीजीएल अकाउंट में वो क्रेडिट करेंगे पैसे। फिर बीजीएल अकाउंट से हम कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इसमें लग जाते थे 6 से 7 दिन, ठीक है, काफी लंबा प्रोसेस था। तो एनपीसीए ने क्या किया, सीटीएस निकाल दिया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम निकाल दिया। अब आप देखना घर पे आपकी चेकबुक होगी, तो वहां पे ना देखना, चेक में देखना, यहाँ पे लिखा भी होता है सीटीएस 2010, ऐसे इस तरफ लिखा होता है, वो देखना आप ध्यान से। तो इसका प्रोसेस क्या होता है सीटीएस का, देखो यहाँ पे हमारे को एक मशीन प्रोवाइड कर दी जाती है, कुछ मशीन होती है ऐसी, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक डालते हैं, वो ऐसे घूम के चेक यहाँ से निकल जाता है, और वो हो जाता है स्कैन, हमारे कंप्यूटर में आ जाती है उसकी इमेज, ठीक है। अब हमारे को क्या होता है, फिजिकल चेक नहीं भेजना होता, फिर ये जो स्कैन्ड इमेज है ये हम पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और फिर वो क्या होता है, T+1 डे में पैसे वापस आ जाते हैं। मतलब जैसे आज हमने ये चेक लगाया, ठीक है, ये स्कैन करके
कंप्यूटर में भेज दिया चेक, तो कल पैसे आ जाते हैं। पहले क्या प्रोसेस होता था, 2-3 दिन डाक जाने में लगता था, ठीक है, फिर वो उसको स्कैन करेंगे, फिर वो हमारे बीजीएल अकाउंट में डालेंगे, फिर हम उनके पर्सनल अकाउंट में डालेंगे, तो 6 से 7 दिन का प्रोसेस था। वही प्रोसेस खत्म कितने में दिन में हो गया, 2 दिन में। आप आज आपने चेक दिया, कल आपके पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सीटीएस के थ्रू है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू। इसमें आप फिजिकल चेक नहीं भेजते हो, आप चेक को स्कैन करते हो मशीन के थ्रू और उसकी इमेज भेजते हो। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, एक तो देखो चेक लॉस्ट होने का खतरा कम हो गया, ठीक है। आपने डाक में भेजा, कहीं मिसप्लेस हो जाए, चेक गुम हो जाए, तो वो पहले बहुत ज्यादा इशू होता था। अब वो स्कैनिंग वाले प्रोसेस में वो इशू खत्म हो गया। दूसरा, डिफॉर्जिंग, मतलब आप चेक को क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता था चेक में आप छेड़छाड़ कर देते थे, ठीक है, तो वो भी प्रोसेस क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखो आप अब चेक को फिजिकली भेज नहीं रहे हो, तो किसी थर्ड पर्सन के हाथ में वो चेक लगेगा ही नहीं, वो सीधा आप स्कैन कर रहे हो और सीधा वो जा रहा है बैंक के पास क्लियरिंग के लिए। तो इसमें आप छेड़छाड़ भी नहीं कर पाओगे चेक से। और सबसे मेन बात क्या है, टाइम की सेविंग। जिस अमाउंट को आने में आपको 6 से 7 दिन लगते थे, वो अब 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट पे आ जाता है। ये किसके थ्रू हो रहा है सब कुछ पॉसिबल, सीटीएस के थ्रू, ठीक है। तो किसी के पास भी चेक बुक होगी घर में, तो आप देखना यहाँ पे लिखा होगा सीटीएस 2010 इनेबल्ड, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि ये चेक जो है वो इस मशीन में लगेगा। जिसमें ये चीज नहीं लिखी होगी वो चेक इस मशीन में नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप हमेशा चेक करना कि अगर आपको कोई थर्ड पर्सन चेक दे भी रहा है तो उसमें ये चीज लिखी हो सीटीएस 2010, ठीक है, तभी वो चेक आप क्लियरिंग में लगाओगे और आपको 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। वरना अगर आप वो चीज नहीं लिखी होगी तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, फिर से वो डाक बना के भेजना पड़ेगा और उसमें 6 से 7 दिन लगेंगे, ठीक है। तो आप किसी से थर्ड पर्सन से जब पेमेंट ले रहे हो तो आप जरूर इंश्योर कीजिएगा कि आपके चेक में ये चीज लिखी हो सीटीएस 2010, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका नैच, ठीक है। तो नैच का फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है किस लिए, ताकि आपकी जो भी बल्क ट्रांजेक्शन है, बल्क ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती हैं, समझ लो 500, 1000, लाख बंदों को आपने एक साथ ट्रांजेक्शन करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बल्क ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और साथ ही साथ किस लिए यूज होती है, जिसमें रिपीटेशन होता है, मतलब कि आपने हर महीने ऐसी ट्रांजेक्शन्स करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है और आप अपने कस्टमर्स को सैलरी दे रहे हो, ठीक है, या सरकार लोगों को पेंशन्स दे रही है, सैलरी दे रही है, फिर सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ही तरह की ट्रांजेक्शन बार बार हो रही होती है। तो इसमें देखो इतना टाइम बैंक वालों के पास भी नहीं है कि हर बार वो इतने डाटा फीड करे, ठीक है, और फिर दोबारा इनको सैलरीज या पेंशन या सब्सिडी भेजे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नैश का यूज करते हैं। इसमें आपने एक बारी डाटा फीड करना है और हर महीने की डेट डालनी है, खुद ही पैसे आपके अकाउंट से कट के बाकी लोगों के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, आपका डीबीटी। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आजकल लोगों को 2000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 2000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, और ये क्वार्टरली मिलते हैं, ठीक है, गरीब लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तो आपको डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आपको डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं 2000 रुपए। इसमें सिस्टम कौन सा यूज हुआ है, एपीबी, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, जिसमें कि आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना मैंडेटरी है। अब देखो जो ये 2000 रुपए मिल रहे हैं, लगभग करोड़ों में है लोग जिनको ये 2000 रुपए मिल रहे हैं। समझ लो हम अप्रोक्स फिगर लेके चलते हैं कि 1 करोड़ लोगों को ये 2000 रुपए मिल रहे हैं। अब देखो बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1 करोड़ लोगों को डाटा फीड करे, ठीक है, फिर उनकी ट्रांजेक्शन करे सरकार के खाते से 1 करोड़ लोगों को हर 2 महीने या 3 महीने में, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, नैश का यूज करता है, उसमें एक बारी फीड किया, ठीक है, जो भी आधार लिंक्ड होंगे, पता है क्या करेंगे, वो एपीबी का यूज करेंगे, जो भी आधार लिंक्ड अकाउंट्स होंगे उनका डाटा खुद ही नैश में चला जाएगा और अमाउंट फिक्स कर देंगे 2000 रुपए और डेट डाल देंगे कि इस डेट को पैसे जाने चाहिए। तो सरकार के खाते से कट के ये 2000 रुपए 1 करोड़ लोगों के खाते में चले जाएंगे जो डेटा इन्होंने फिक्स कर रखी होगी। तो इससे टाइम बचता है, ठीक है, वरना 1 करोड़ लोगों का डाटा फीड करना, उनका अकाउंट नंबर, ठीक है, अमाउंट, तो सोचो कितना टाइम लगेगा। तो ये नैश का यूज करके जो बल्क ट्रांजेक्शन होती है और जो रिपीट में ट्रांजेक्शन होती है, जैसे सरकार हर महीने पेंशन देती है, हर महीने सैलरी देती है एम्प्लॉयज को, तो वो किसके थ्रू होता है, नैश के थ्रू होता है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ये रहा। दूसरा है आपका रुपे। रुपे क्या है आपका, रुपे का आपने देखा होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो रुपे क्या होता है, बेसिकली जो कार्ड्स बनते हैं वो उसको ना, जो जैसे आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जिसको बोलते हो आप, वो जो होता है वो एक नेटवर्क का यूज करते हैं पेमेंट के लिए। तो रुपे क्या है, एक नेटवर्क है, जैसे कि आपका वीजा एक नेटवर्क है, ठीक है, मास्टर कार्ड जो हो गया वो एक नेटवर्क होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, पेमेंट गेटवे जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस तरीके का काम करते हैं ये कंपनीज, ठीक है। तो वीजा और जो मास्टर कार्ड वगैरह थे ये थी फॉरेन की कंपनी। तो इंडिया ने क्या क्या कहा कि हम स्वदेशी बिल्ड करेंगे, ठीक है,
मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक रुपे कार्ड बनाया, ठीक है, जिसमें जो पेमेंट नेटवर्क होगा वो क्या होगा, इंडियन होगा। तो देखो रुपे की फुल फॉर्म क्या है, रूपी, और पेमेंट की है, पे की है पेमेंट, ठीक है। तो रूपी और पेमेंट को बना के इन्होंने क्या बना दिया, रुपए, ठीक है। अब देखो आप मैक्सिमम क्या करोगे, जो भी आपके जनधन अकाउंट्स हैं, ठीक है, जनधन खाते जो होते हैं, ठीक है, जो 2014 में लॉन्च हुए थे जनधन खाते, 2015 में शायद, तो इसमें क्या किया, अब डिफॉल्ट आपको कौन सा कार्ड मिलेगा, रुपए कार्ड मिलेगा। फिर देखो एसबीआई में आप जाओगे, जैसे मैं एसबीआई में काम करता हूं, अगर आपने कोई एटीएम अप्लाई करना है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, आरजेक्यू, ठीक है, रुपए ग्लोबल कार्ड आता है, ठीक है। तो अप्लाई ही रुपए ग्लोबल कर देता है बाय डिफॉल्ट, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर कोई बंदे की स्पेशल डिमांड होगी, जैसे कि मेरे को ये वाला चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट कौन सा कार्ड इशू होता है आजकल, रुपए कार्ड ही इशू होता है, ताकि इंडिया का जो कार्ड नेटवर्क पेमेंट सिस्टम है इसको प्रमोट किया जाए। अब देखो आरबीआई ने क्या अलाउड कर दिया है, रुपए कार्ड में भी टोकनाइजेशन अलाउड कर दिया है। अब टोकनाइजेशन क्या होता है, देखो जैसे आप समझ लो कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, पहले वहां पे कार्ड नंबर डालते हो, फिर सीवीवी नंबर डालते हो, फिर आपको ओटीपी आता है, फिर आप ओटीपी पुट करते हो, फिर जाके आपकी ट्रांजैक्शन होती है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है कार्ड की, वो लीक होने का खतरा होता है। तो आरबीआई ने क्या किया है, टोकनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपका कार्ड है, ठीक है, तो आपको कार्ड की पूरी डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी, आपका एक टोकन क्रिएट हो जाएगा, टोकन में एक यूनिक नंबर दिया होगा कुछ भी डिजिट का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहां पे आपको पहले पूरे कार्ड के नंबर डालने पड़ते थे, फिर सीवीवी नंबर डालना पड़ता था, उसकी जगह ये टोकन नंबर डालना है और बस ओटीपी आएगा, आप पेमेंट कर दोगे। इससे क्या होगा, आपकी जो कार्ड की डिटेल्स है वो शेयर नहीं हुई थर्ड पार्टी के साथ, ना आपका कार्ड का नंबर शेयर हुआ, ना आपके कार्ड की सीवीवी नंबर शेयर हुआ, ठीक है। बस एक टोकन नंबर जनरेट होएगा, वो आपने शेयर करना थर्ड पार्टी के साथ। इससे आपकी ट्रांजैक्शन सेफ हो जाएगी और आपकी कार्ड की डिटेल्स भी सेफ रहेगी, ठीक है। तो ये होता है टोकनाइजेशन, ये भी स्टार्ट कर दिया रुपए कार्ड के साथ, ठीक है। तो ये थे आपके दो प्रोडक्ट्स। बढ़ते नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका एनएफएस, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है एटीएम में। अब देखो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज एक पीएनबी का एटीएम है, पीएनबी का एटीएम है, ठीक है, और आप एक कस्टमर हो यूको बैंक के, आपका अकाउंट है यूको बैंक में, और आपके पास है एटीएम। तो आप क्या करना, पहले ना आप यूको बैंक का अकाउंट नंबर लेके पीएनबी में जाना, ठीक है, बैंक में, एटीएम में नहीं, बैंक में, और उनको बोलना कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है बताओ। वो नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि दूसरे बैंक की इंफॉर्मेशन होती नहीं है। पर वहीं देखो समझ लो आपके अकाउंट में थे 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 क्या, चलो 10,000 रुपए रख लेते हैं, ठीक है। आपने वो एटीएम लिया और पीएनबी के एटीएम में गए, ठीक है, और आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट डाला 12,000 रुपए। तो जो एटीएम है वो मना कर देगा कि भाई आपको 12,000 नहीं मिल सकते, इतना बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में। फिर आपने एटीएम में डाला 9,000 रुपए, तो वो 9,000 आपको निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे एक बात सोचिए, आप जब उसके बैंक में जा रहे हो और कह रहे हो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा बताओ, तो वो बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पर वहीं अगर आप उसके एटीएम में जा रहे हो, तो जब आपने 12,000 डाला तो उसने बता दिया कि भैया आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, और जब 9,000 डाला तो उसने निकाल के दे दिया कि भैया आपके अकाउंट में 10,000 है, तो 9,000 ले लीजिए। तो ये पीएनबी के एटीएम को कैसे पता चला कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, जबकि बैंक को नहीं पता चल रहा। तो वो चीज कहां से मैनेज करती है, वो चीज, वो डिटेल इंफॉर्मेशन कहां से शेयर होती है, किसके थ्रू होती है, वो होती है आपके एनएफएस के थ्रू, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू शेयर होती है। इसमें क्या होता है, एक बैंक अकाउंट की डिटेल दूसरे एटीएम को शेयर की जाती है कि भैया आपके इसके अकाउंट में इतना ही पैसा है, आप इतना ही विड्रॉ करने दीजिए, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ये एनएफएस के थ्रू शेयर होती है एटीएम्स में इंफॉर्मेशन, कि आप दूसरे किसी भी बैंक का अकाउंट हो आपके पास, आप किसी भी बैंक के एटीएम में चले जाओ, आप पैसा निकालो, वो बता देगा कि भाई आप एलिजिबल हो इतना पैसा निकालने, लेकिन नहीं हो, उसको बैलेंस पता होगा। वो कैसे पता होता है, वो एनएफएस के थ्रू पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा *99#। ये किस लिए बनाया गया है, जिनका छोटा फोन नहीं होता नंबर वाला, ठीक है, जिसमें कोई ऐप वगैरह नहीं चलती, ठीक है, ये उनके लिए बनाया गया है यूपीआई का प्रोडक्ट। इसमें आपको नेट की जरूरत नहीं है यूपीआई पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल सर्विस की बात करें हम, तो आपको देखो, आप पैसे मंगवा सकते हो इन 3 तरीकों से। कौन कौन से, मोबाइल नंबर से, ठीक है, यूपीआई आईडी से, या अकाउंट नंबर आईएफएससी से। और सॉरी, पैसे भेज सकते हो और पैसे मंगवा सकते हो आप कैसे, यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू। मतलब इसमें दोनों ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगी, पुश वाली भी और पुल वाली भी, ठीक है। पुश क्या है, जिसमें आप पैसे भेज रहे हो, ठीक है, पुल क्या है, जिसमें आप पैसे मंगवा रहे हो, ठीक है।
और साथ में आपको नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिलेगी, जैसे आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, यूपीआई पिन, चेंज यूपीआई पिन, या लास्ट 5 ट्रांजैक्शन भी देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, *99# दबाना है, फिर वो आगे से आपसे खुद ही पूछेगा, ठीक है, कि आपको अपना अकाउंट नंबर डालिए, ठीक है, फिर कार्ड नंबर डालिए, फिर पिन डालिए, फिर यूपीआई पिन बनाइए, ठीक है, तो वो क्रिएट हो जाएगा आपको, जिसके थ्रू आप विदाउट नेट भी पैसे भेज सकते हो। तो देखिए अभी हमने थोड़े से प्रोडक्ट शेयर, मतलब 60% प्रोडक्ट जो है एनपीसीआई के वो डिस्कस किए हैं, अभी 40% प्रोडक्ट बचते हैं। तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है कि नहीं, ठीक है, फिर हम दूसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड कर देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।